थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले सबको रमज़ान मुबारक हो, एंड आई होप कि आपके रोज़े ठीक तरीके से गुजरें, और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह शो को जारी रखेंगे रमज़ान के दौरान। अब हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। आप बताएं, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? भाईजान मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी है। जी जी। मेरी वाइफ स्टूडेंट वीजे पे थी और मेरे पास डिपेंडेंट वीजा था टीयर 4 का। ठीक है। तो यस्टरडे मेरी वाइफ को सेम डे इंडेफिनिट लीव ग्रांट हो गई है, और मेरा जो वीजा है वो होम ऑफिस में नॉर्मल एप्लीकेशन, लेकिन मेरा वीजा 2023 तक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान अब ट्रैवल कर सकता हूँ इसी वीजे पे, टीयर 4 डिपेंडेंट पे, अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि उसको तो ILR ग्रांट होगी और मेरी वीजा एप्लीकेशन होम ऑफिस में है और मेरा वीजा 2023 तक है। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, एक बात बिल्कुल अच्छा आपने जिक्र कर लिया, क्योंकि मैं शुरू में बताना भूल गया कि अब प्रीमियम सर्विस खुल गई है वापस। अगर आपको याद हो कि लास्ट वीक में शो मैंने नहीं किया था, आई थिंक रिपीट पे था शो, तो मैंने कहा भी था लोगों से कि अगर प्रीमियम सर्विस खुल गई तो मैं आपको बता दूंगा। तो इनफैक्ट प्रीमियम सर्विस अब होम ऑफिस की वापस खुल गई है, तो अब सर्टन एप्लीकेशंस में अब सेम डे सर्विस के लिए जा सकते हैं। टेक्निकली उसको सेम डे सर्विस बोलते हैं, लेकिन डिसीजन उनका अगले दिन तक या 48 आवर्स के अंदर आता है। देखें, बेहतर ये है, क्योंकि होता ये नॉर्मल कि फॉर एग्जांपल अगर कोई PBS डिपेंडेंट के अंदर हो, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होते हैं स्टूडेंट से हट के, जिस तरह वर्क परमिट है बाकी है, और कोई अगर वर्क परमिट की बेसिस के ऊपर अपना सेटलमेंट ले लेते हैं, कि जो डिपेंडेंट होते हैं वो 5 ईयर्स अपना पीरियड पूरा करके सेटलमेंट लेते हैं, तो वो उस वक्त वेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी वाइफ अब स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर वीज़ा हासिल कर लिया, तो बेहतर ये आपके लिए कि आप अपने आप को FLR-M के ऊपर स्विच करें, यानी कि जो स्पाउस वीज़ा होता है उसके ऊपर स्विच करें, और आप PBS डिपेंडेंट स्टूडेंट के ऊपर ना रहें। उसकी वजह ये है कि आपकी वाइफ अब स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने स्विच कर लिया इनटू इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अब बेहतर आपके लिए भी ये है कि अगर आपको पता है कि आपके मेन एप्लीकेंट ने स्विच कर लिया अपना रूट, तो आप मुल्क छोड़ के ना जाएं, पहले आप अपना वीज़ा हासिल कर लें जो प्रॉपर रूट है आपके लिए, मीनिंग स्पाउस वीज़ा, और उसके बाद बेशक आप चले जाएं। देखें, अगर आप जाते भी हैं, और रही बात है पाकिस्तान में तो उन्होंने देखना है कि आपके पास बायोमेट्रिक कार्ड है, आपको एयरपोर्ट पे कोई रोकेगा नहीं, और जब आप इधर भी आएंगे तो दे में आस्क यू सम क्वेश्चंस कि जी आपने क्यों एप्लीकेशन नहीं डाली अभी तक, अगर आपको पता है कि आपके मेन स्पॉन्सर के पास इंडेफिनिट आ गया। अगर कोई पूछता है आपसे एयरपोर्ट पे, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आई हैड टू गो टू पाकिस्तान और मैं अपनी एप्लीकेशन डाल दूंगा, वापस आ गया हूँ। लेकिन द होल ये जो बताने का मकसद है कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि ज़िंदगी को आसान बनाएं, उसको मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आसान यही है कि प्लीज़ पहले आप अपना प्रॉपर वीज़ा ले लें, उसके बाद ट्रैवल करें। लेकिन अगर आप फिर भी ट्रैवल करते हैं
तो ना आपको कोई पाकिस्तान में रोकेगा और इधर आके बिल्कुल आपसे पूछेंगे, बट यू कैन आर्ग्यू टू, आप उनसे बोल सकते हैं कि जी मेरा वीज़ा कटेल तो हुआ नहीं ना, तो मैं गया हुआ था अभी आई विल मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन और मैं स्विच कर लेता हूँ। तो क्योंकि आपके पास वैलिड वीज़ा है, वर्स्ट केस सिनेरियो वो आपको फिर भी अंदर एंटर होने देंगे इस मुल्क के अंदर। लेकिन इस सारी सिचुएशन को अवॉइड करें और पहले प्रॉपर वीज़ा अपना हासिल कर लें और फिर चले जाएँ जहाँ आप ट्रैवल करने जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर। सर मेरे पास इंडेफिनेट स्टे है और जो है ना मेरा वो बायोमेट्रिक कार्ड ना सितंबर में लास्ट हो गया था। मैं 2-3 दफ़ा पहले भी कॉल कर चुका हूँ। जी। तो सर उन्होंने मुझे लिंक भेजा था, तो उस लिंक पर मैंने सिर्फ ना तस्वीरें दी थी, तो मुझे नहीं पता था कि सेकंड जो ऑप्शन है वहाँ फिंगरप्रिंट देने। जी। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में वो एप्लीकेशन 7 महीने के कोई नहीं प्रोसीड हो रही। तो क्या मैं सर नई एप्लीकेशन डाल सकता हूँ अगर उसका जवाब नहीं आ रहा तो, क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया है तो मुझे उसकी ज़रूरत है। ठीक है, देखिए मैंने तो वो एप्लीकेशन नहीं डाली, मुझे लिंक्स तो पता है, लेकिन अगर बायोमेट्रिक उस पे मांगा जाता है तो बिल्कुल बायोमेट्रिक जब तक आप देंगे नहीं आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी नहीं। तो मुझे पता नहीं है कि आपने कौन से लिंक के थ्रू एप्लीकेशन डाली है, लेकिन नॉर्मली बायो लिंक था। जी, मेरा मतलब मैं अभी शो पे हूँ, मेरे आगे कंप्यूटर नहीं खुला हुआ कि मैं बता सकूँ, लेकिन आई नो आप किस लिंक की बात कर रहे हैं, आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन अगर उसके अंदर बायोमेट्रिक देना पड़ता है तो ऑफ कोर्स जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं देंगे आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। और मेजॉरिटी ये जब आप BRP कार्ड्स मांगते हैं तो वो फिर बायोमेट्रिक्स आपको दोबारा देना पड़ते हैं, जिसकी £200 फ़ीस है या 70-80 पाउंड है, डिपेंडिंग आपको सेंटर लंदन से बाहर मिल जाए, वरना लंदन में ज़्यादातर जो सेंटर्स हैं और प्रीमियम सेंटर्स हैं जिनकी फ़ीस अबाउट 199 है। तो बिल्कुल ज़्यादातर इन कार्ड्स के लिए आपको बायोमेट्रिक देना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बायोमेट्रिक नहीं देंगे आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। तो प्लीज़ अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं दिया और वो उस वाली एप्लीकेशन को डाल रहे हैं जिसमें बायोमेट्रिक की ज़रूरत है, तो येस आपने बिल्कुल सही एनालाइज़ किया है कि वो आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर है फिर दोबारा अप्लाई करके बायोमेट्रिक बुक कर लें और उस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस में कर लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शेखर मल्होत्रा बोल रहा हूँ। जी शेखर भाई। सर मैं इंडिया से आया हूँ और मेरा 10 साल का फैमिली विजिट वीज़ा है। जी। और मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, मैं इधर रहता हूँ, लेकिन अभी मेरे को आपसे ये पूछना था कि कोविड का जो इंजेक्शन है वो मैं लगवा सकता हूँ यहाँ पर? मैं मेरे को मसला तो नहीं आएगा जब मैं वो करूँगा, वीज़ा एक्सटेंड करवाऊँगा? नंबर 1। नंबर 2, आज से 2 साल पहले मैंने आपसे सलाह ली थी मेरे बेटे का यहाँ, तो आपके कहने के ऊपर MP से मिला था, उसका बहुत अच्छा काम बन गया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये पूछना था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें अगर आप यहाँ विज़िट वीज़े पे हैं तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ जो इंजेक्शन लग रहे हैं ये यहाँ की पॉपुलेशन के लिए हैं, क्योंकि इंजेक्शन बाय इनविटेशन लगते हैं। इंजेक्शन आपको वैसे नहीं लग सकते, आपको एक लेटर आता है, उस लेटर की बेसिस पे आपको इंजेक्शन लगता है और वो लेटर जनरेट होता है थ्रू NHS नंबर। तो अगर आप यहाँ विज़िट पे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप का वो नंबर होगा, बिकॉज विज़िटर यहाँ आते हैं और 6 महीने बाद चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि मैं विज़िटर हूँ और मैंने ओवर स्टे कर लिया और उसके बाद मेरे पास यहाँ ओवर स्टे रूम है, तो फिर बिल्कुल आप अपना इंजेक्शन ले सकते हैं। बिकॉज जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आके ये बात बोली है कि हम एक तरह से उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो कोविड एमनेस्टी की है। उन्होंने कहा है कि जो इलीगल लोग भी हैं प्लीज़ कम फॉरवर्ड और अपना कोविड इंजेक्शन लगवाएं। अगर आपको NHS वालों ने ख़त लिखा है और आपको बुलाया है, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है और आपको टीके की ज़रूरत है, मीनिंग इंजेक्शन की, तो वो उसका एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर ये जो इंजेक्शंस हैं ये बाय इन्विटेशन है। तो इन्विटेशन सिर्फ उनको मिलता है जो यहाँ उनके पास NHS नंबर है, जिनको वो ख़ुद डीम करते हैं कि दे आर एट रिस्क। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो वो कोई भी गलत बात नहीं होगी, बिकॉज आपको बाय इनविटेशन उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उन्होंने खुद बुला के बोला कि आप इंजेक्शन लगवा लें। तो इसलिए इट्स स्लाइटली कंफ्यूजिंग कि आप क्यों कह रहे हैं कि जी मैं जब वापस जाऊंगा और वीज़ा अप्लाई करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बिकॉज अगर उन्होंने आपको इनवाइट करके बुलाया है तो येस इट शुड बी ओके। लेकिन अगर आपको इजाज़त नहीं है या NHS
सर्विस हासिल करने की विज़िट वीज़ा के ऊपर और आपने किसी तरीके से जाके अपने आप को NHS के अंदर रजिस्टर करवाया हुआ है और आपका नंबर भी है, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फ्यूचर में, जब आप फ्यूचर में कोई भी एप्लीकेशन डालें, क्योंकि वो हर एप्लीकेशन में पूछते हैं कि आपने कोई NHS की सर्विस तो हमसे नहीं ली जब आपको इजाज़त थी या नहीं थी। तो वो थोड़ा एक टेक्निकल बात है, उसका प्लीज़ ख्याल रखें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। अंकल मैंने अप्लाई करना है वो मेरी स्पाउस का वीज़ा, तो वो मेरी इनकम है 300-400 हफ्ते का, पर वो जो मैं लेके गया हूँ मेरे सॉलिसिटर के पास, वो कहते हैं कि आपकी इनकम बहुत लो है। 6 महीने के स्टेटमेंट उसमें देखें, मैं पे स्लिप, जी तो वो कहते हैं कि 9,300 होनी चाहिए आपकी 6 महीने में, जी पर मेरी ओनली 8,100 है जी 6 मंथ में। तो मैं क्या दूसरी जॉब का अप्लाई करूं या मैं घंटे एक्सीड करूं या क्या? मैं क्योंकि एट द मोमेंट मैं काम कर रहा हूं एक जॉब के साथ, तो पता नहीं मैं क्या अगले स्टेप क्या करूं। मेरी सारी डॉक्यूमेंट सारी रेडी हैं, बस हाली वो मेरी पे ही ना वो थोड़ी है। ओके। मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर होम ऑफिस ये देखता है कि अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट के साथ हैं और आपकी फ़्लैट इनकम है, मीनिंग आपकी फ़िक्स्ड इनकम है, तो 6 महीने का फॉर्मूला लगाते हैं प्रो राटा बेसिस पे, और अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग इनकम है तो वो 1 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि अगर आप 18,600 नहीं कमा रहे और उसको अगर हम एवरेज लें तो हाफ उसका वही बनता है जो अभी आपने बोला है 9,300। तो लेकिन अगर आप 18,600 साल का नहीं कमा रहे तो रिक्वेस्ट ही आपसे की जाती है कि प्लीज़ जाके या ज़्यादा काम करें या एक सेकंड जॉब ले लें, ताकि आपकी टोटल इनकम 18,600 से ऊपर हो जाए, बिकॉज आप 2 जॉब्स लेके भी अपनी इनकम को 18,600 से ऊपर कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं कोई और कॉल लूँ, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि फ्यू इयर्स बैक अपेंडिक्स FM के अंदर एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आई थी, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। उसमें होम ऑफिस ने बोला है कि अगर किसी वजह से आप शॉर्टफॉल कर रहे हैं अपनी इनकम को, तो हम इस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे कि जो बंदा, मीनिंग आपका स्पाउस इधर आ रहा है, उसको भी पोटेंशियल जॉब मिल सकती है, यानी उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा कोई जॉब ऑफ़र एक्सेट्रा। तो उन्होंने कहा है कि हम उसको भी कंसिडर करेंगे। ज़्यादातर लोगों को ये बोला जाता है कि देखें, अनलेस आपकी मजबूरी है कि आपने हर हाल में अपने स्पाउस को इमीडिएटली बुलाना है, तो आप एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ अपनी इनकम रिक्वायरमेंट को पहले पूरा कर लें। उसकी वजह ये है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं स्पाउस की, दे आर नॉट वेरी, आप समझ लें कि इतनी चीप नहीं है, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव एप्लीकेशंस। तो बेहतर ये है कि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को खुद मीट कर लें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता बिकॉज मेरी सेकंड जॉब को 6 महीने और लगेंगे, तो फिर आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर बिल्कुल उस चीज़ का सहारा ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि एप्लीकेशन का रिस्क आपके ऊपर है, बिकॉज जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, ये डिस्क्रेशन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। वो क्या पता हाँ बोल दें और क्या पता ना बोल दें कि हम आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर वो नहीं बोलेंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी कॉस्ट लगी एप्लीकेशन के ऊपर, फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो और कॉस्ट लगेगी। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर। बट देयर इज़ अ वे आउट, लेकिन इट इज़ अ वेरी रिस्की, आप समझ लें, मेथड। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक साहब। जी सर, बताएं सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी जी। एक ये कि मतलब एक तो मेरी जॉब अगर 18,600 रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है जी। और मैं अगर सेल्फ एम्प्लॉय भी कहीं पे काम कर रहा हूँ, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो भी मैं शो करूँ, या 18,600 अगर मेरी रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो रही है जी। तो बस मैं एक ही मतलब एम्प्लॉयमेंट खाली शो करूँ। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं 10 ईयर रोड पे था, तो आपने बताया था कि आप रिक्वायरमेंट पूरी करके 5 ईयर रूट में जा सकते हैं। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि 5 ईयर रूट, मतलब यानी कि अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो उनका अलग से नोट जाके भेजना पड़ेगा कि मैं 5 ईयर रूट पे जाना चाह रहा हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन कंसिडर करें 5 ईयर रूट पे, या फिर वो ऑटोमेटिकली जब मैं सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे केस को 5 ईयर रूट में डाल देंगे। ये 2 क्वेश्चन।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। इससे पहले मैं आपका जवाब दूं, मैं एक बात छोटी सी अर्ज़ कर दूं, आप घबराइएगा नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ ह्यूमन राइट वीज़ों के ऊपर हैं वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अगर वो कहीं जाके शादी करते हैं बैरून मुल्क, तो वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे वीज़ा कैटेगरी के अंदर हैं कि वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो इस बात का ख्याल रखें कि जो लोग यहाँ ये 2.5 साल वाले वीज़ों के ऊपर हैं, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं बच्चों की बेस पे या पेरेंटल राइट की बेस पे, और वाइफ से सेपरेशन हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, या जो भी सिलसिला, वो जाके बैक होम शादी करते हैं, तो वो नहीं बुला सकते अपने स्पाउस को, बिकॉज अपेंडिक्स FM में उनकी कोई एज कैटेगरी नहीं है। लेकिन ये मैंने एक जनरल बात बोली क्योंकि आपने एक तरफ जिक्र किया ये 10 ईयर रूट का और एक तरफ आप स्पाउस क्या, तो मैंने कहा शायद आप ये तो नहीं समझ रहे कि आप अपनी स्पाउस को बुला सकते हैं। ये 2.5 साल वाले वीज़े, अगर आपके पास खुद ये वाला वीज़ा है, तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई मैं करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जो आपने बात बोली। अब होम ऑफिस ने बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम किया हुआ है बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्यों कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, मैं पहले वो आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे सिंपल बात तो ये कि जब आप 18,600 की रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू मीट कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम को बीच में ला के कन्फ्यूज़ करने की केस वर्कर को। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के थ्रू 18,600 कमा रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई ज़रूरत नहीं अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम को बीच में इन्वॉल्व करने की। सेम वे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम में पूरा कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम को हम कंबाइन नहीं कर सकते अनलेस द पीरियड इज सेम। तो ये बड़ा एक टेक्निकल होम ऑफिस ने बात बोली हुई है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके मशवरा लें अगर आप वो वाली एप्लीकेशन डाल रहे हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पीरियड को आप कंबाइन कर रहे हैं। और जहाँ तक बात होती है, आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा कवरिंग लेटर के अंदर मेंशन करना होता है कि जी मैं 10 ईयर रूट से 5 ईयर रूट पे स्विच होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी अब पूरी हो गई है एंड एडिक्वेट मेंटेनेंस मेरे पास है। बस इस बात का ख्याल रखें कि जब आप 10 ईयर से 5 ईयर पे स्विच करेंगे तो आपकी जो क्लॉक है वो 0 से दोबारा शुरू होगी। मुझे अभी कान में बार-बार बताया जा रहा था कि तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम है, अभी हम ब्रेक पे जाने लगे। इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आके मैं आपकी ऑल कॉल्स का सिलसिला शुरू रखूँगा एंड इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, मैंने अभी आपको फोन किया था जी, वो थोड़ा सा मैं मिस कर गया था बीच में। मेरी वाइफ को येस्टरडे Tier 4 का वीजा था, लॉन्ग रेजिडेंसी पे ILR हो गई है, और मेरी जो ILR एप्लीकेशन है वो होम ऑफिस में नॉर्मल है। मैंने भी अपनी लॉन्ग रेजिडेंसी पे ILR अप्लाई कर दी हुई है और मेरे पास 2023 तक वीजा है। तो अब मुझे बता दें मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? सर प्लीज़ वेट कर लें अपने वीज़े का। आई बी ग्रेटफुल टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का मेरे भाई। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello. हेलो, Hello. यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? I want to talk to Mr. Tariq. Yes, you're on the show at the moment, ma'am. You can ask your question and I'll answer it on the TV. Okay then. Okay. मैं अभी बोलूं, मैं जब वेट करनी पड़ेगी? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बोलें और मेरा जवाब टीवी पे सुन लें। ओके, सॉरी, मैं सोच रही थी अभी नहीं। मैं किसी को इधर जानती हूँ, मेरी फ्रेंड है, उसके अंकल है ना आए हुए थे, 14 साल हो गए उनको इधर, है ना। तो वो ऐसे ही रह रहे हैं, विजिट करने के लिए आए थे। उनकी उम्र भी कुछ 74 ईयर ओल्ड है। उनके लिए कुछ हो सकता है इधर? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का।
जो दो तरह की एप्लीकेशंस या जो मेन उन पे अप्लाई होती है, और सबसे जो एक मशहूर एप्लीकेशन है जो आपने सुनी होगी 2012 के बाद आई है कि जी जो लोग यहाँ 20 साल से लीगल रह रहे हैं वो यहाँ अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और एप्लीकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों को अभी 20 साल नहीं हुए हैं, बट दे वुड बी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स एंड दे आर कंपेलिंग, आई थिंक द वर्ड थोड़ा सा हाई है उसके अंदर कि जी वो अपने मुल्क क्यों नहीं जा सकते, क्या सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स होंगे उनको कि वो इंटीग्रेट नहीं हो सकते, एंड बेशक वो 20 साल से कम इस मुल्क में रह रहे हों। अब जिस तरह आपने बोला कि जो ये अंकल हैं इनको 14 ईयर्स हो गए और उनकी एज 74 है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड कैटेगराइज हिम इन दोज ग्रुप ऑफ पीपल, कोहर्ट ऑफ पीपल जो इतने ज़्यादा अब यहाँ रह लिया और उनकी एज इतनी ज़्यादा होगी कि दे वुड बी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स फॉर देम टू गो बैक एंड इंटीग्रेट इनटू द कंट्री बिकॉज ऑफ एज। तो उसमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि उनकी बाकी फैमिली मेम्बर्स किधर हैं, मीनिंग अगर वो जिस होम कंट्री से आए हैं, ऑब्वियसली 14 साल उनको इधर हुए हैं, दैट मीन्स ही वाज हियर एट द एज ऑफ 60, यानी कि पहले 60 ईयर्स, ठीक है, पहले 10 साल फॉर्मेटिव ईयर्स निकाल लेते हैं बचपन के, बट अ वेरी majority of his life he was living in his home country, so he would have made connections, friends, family, extended family. Why have they abandoned him? तो वो एक आपको सिनेरियो बताना पड़ेगा, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर उस सिनेरियो के तहत he does not have those connections to go back and integrate with, या वो सपोर्ट नहीं है, then obviously he's 74 years old, he would be a vulnerable person as far as we are concerned, and he should be categorized as someone जिसको इस specific visa category के अंदर visa मिलना चाहिए. So in short, yes, there is a visa category जिसके अंदर ये apply कर सकते हैं. Whether इनको visa मिले या ना मिले would be dependent on the facts, जो अभी हमें नहीं पता कि भाई what happened to his other family, does he have financial moral support when he goes back, या कौन उनकी support करे, how is he surviving over here, what is his medical condition, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं. So there's a lot of things जो पूछनी पड़ती हैं. Then definitely there is a, आप समझ लें कि there is a route ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, ये उन लोगों के लिए जो यहाँ 20 साल से नहीं रह रहे. However, there are significant obstacles कि ये वापस जाके इंटीग्रेट नहीं हो सकते अपनी होम कंट्री में, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछने पड़ते हैं. सो येस, इन शॉर्ट येस ही कैन अप्लाई, लेकिन बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वन हैज़ टू आस्क हिम, एंड देन यू प्लान योर एप्लीकेशन दैट वे. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तारिक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपकी सपोर्ट का. सर मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं. जी जी बताइए. जी जी पूछें. सर मुझे यहाँ पे आए हुए 9 साल हो गए हैं. पहले मैं असाइलम पे था, अब मुझे उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे दे दी है 2.5 साल का वीज़ा. ठीक है. तो मेरे बेटे का नाम जो है ना 3 चलता है, यानी फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम. तो होम ऑफिस ऑल द टाइम जब साइलम पे था थर्ड नेम ही यूज करता था, तीनों नाम यूज करता था, उसका पूरा नाम लिख के भेजता था कोई भी लेटर आता था. तो अभी उन्होंने बीआरपी कार्ड पे उस पे 2 नाम लिख दिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. मिडिल नेम उन्होंने हाइड कर दिया, नहीं लिखा उसके ऊपर. तो हम लोग चाहते हैं सिर्फ अपने बेटे का नाम एक हम खत्म कर देंगे, कंफ्यूजन ही रहती है ऑल द टाइम. हम चाहते हैं उसका सिर्फ सेकंड नेम और थर्ड नेम यूज करें, फर्स्ट नेम हम खत्म करना चाहते हैं. ऑलरेडी बीआरपी कार्ड पे समथिंग रॉन्ग हो गया है, पर उन्होंने फर्स्ट नेम और थर्ड नेम डाल दिया. पर हम चाहते हैं क्या करें, अभी समझ नहीं आ रही है कि हम लोग इस कंट्री में नाम चेंज करना इजी है कि नहीं इजी, क्योंकि वो अभी हाई स्कूल में चला गया है, ईयर 7 में 12 साल के वो. या फिर अभी हम स्टेप लेने चेंज करने का, हम होम ऑफिस को क्या एप्लीकेशन लिखें कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक नाम करवा दें. वो तो ऑलरेडी मिस्टेक कर चुके हैं. मैं बैंक गया था उसका चाइल्ड अकाउंट खुलवाने के लिए, तो बैंक वालों ने कहा कि जो नाम बीआरपी कार्ड पे लिखा है हम वो लिखेंगे, जबकि उसके पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उसके 3 नाम आते हैं. तो क्या मुझे पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट चेंज करवाना पड़ेगा, या मुझे पहले बीआरपी कार्ड को ठीक करवाना पड़ेगा, या करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, पुराना नाम जो उसका है वही यूज करना चाहिए? प्लीज बता दें. थैंक यू. सर एक बात और, सर एक बात और जरूरी, जो आपने थोड़ी देर पहले रिपीट किया था, जो 2.5 साल वाले वीजे पे होते हैं वो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते, पर मेरा स्पाउस का तो नहीं चक्कर. 9 साल हो गए मैं अपने पेरेंट्स को मिला नहीं हूँ. क्या मैं जब 18,500 कमाऊंगा मैं अपने पेरेंट्स के लिए
स्पॉन्सर कर सकूंगा? थैंक यू। ओके, देखें पेरेंट्स के लिए स्पॉन्सर का मतलब विजिट वीज़ा के लिए देन यस, वो तो आप यहाँ तो स्टूडेंट भी अगर आया हो तो अपने स्पॉन्सर कर सकता है अपने पेरेंट्स को, ऐसे स्पॉन्सर के जी वो इसलिए मिलने आ रहे हैं मुझे कि मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ। तो एज़ लॉन्ग एज़ आप लीगल हैं इस मुल्क में, आप किसी को भी ख़त लिख सकते हैं कि हाँ जी आप आए हमसे मिलने के लिए, तो वो कोई ऐसे इशू की बात नहीं है। देखें एक बात मैं आपको इन मुल्कों की बताता हूँ, व्हेन आई से यूरोप में, अमेरिका में, नॉट सो मच इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, कि ये चलते हैं नामों के ऊपर। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि एक बंदे का वही नाम हो हर डॉक्यूमेंट पे जो उसकी आईडी के ऊपर है। कहीं भी अगर आप समझ लें डिफरेंस आ रहा है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बड़ा कॉमन होता है कि जी आपके फादर का नाम एक जगह यूज़ हो रहा है, एक जगह यूज़ आपका अपना हो रहा है, एक जगह दादे का हो रहा है। नो, यहाँ इन मुल्कों में ये नहीं होता। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए नाम को दुरुस्त करें, कहीं भी दो डिफरेंट नाम यूज़ नहीं होने चाहिए। अब आ जाएं कि आपके पास स्टेप क्या है। देखें जब BRP कार्ड आता है तो होम ऑफिस ने आपका नाम कॉपी किया होता है आपके बर्थ सर्टिफिकेट से या आपके पासपोर्ट से। तो पहली बात इंपॉर्टेंट है कि बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट पे नाम एक होना चाहिए, जो कि होता है, वरना पासपोर्ट नहीं बनता। तो अगर होम ऑफिस ने आपको बायोमेट्रिक कार्ड आपका भेजा है, पहले 10 डेज़ आपके पास होते हैं जिसमें आप फ्री ऑफ चार्ज होम ऑफिस को बायोमेट्रिक कार्ड वापस भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि जी आपने ये गलती कर दी है, इस कार्ड के ऊपर जो नाम होना चाहिए वो पासपोर्ट वाला होना चाहिए, और ये लें जी पासपोर्ट आपसे गलती हुई है, इसको करेक्ट करें। पहले 10 दिन के अंदर अगर आप वापस भेज दें वो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज करेक्ट करके आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आप उसको पहले 10 डेज़ के अंदर अवेल ना करें तो बाद में आपको एक फ़ी देनी पड़ती है होम ऑफिस को, और वो पैसे दे के वो अपनी करेक्शन कर लेते हैं कि डिपेंडिंग ऑन योर बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट जिसमें एक नाम होता है, वो अपने BRP को चेंज कर देते हैं। अगर आप उसका नाम दोबारा से चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको पोल डीड करवानी पड़ती है। पोल डीड करवा के सबसे पहले पासपोर्ट ठीक करवाना पड़ता है, बिकॉज सारी बात है बर्थ नेम तो बर्थ नेम होता है, और उस पासपोर्ट को फिर होम ऑफिस को भेज के BRP ठीक करवाना पड़ता है। तो इस केस में ये भूल जाएं कि क्या कॉरस्पॉन्डेंस उनके साथ आपने 10 साल के अंदर की, 9 साल के अंदर की, कि बच्चे का नाम क्या था। जो की 3 डॉक्यूमेंट है बच्चे के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड BRP, इन तीनों पे एक नाम होने चाहिए। कभी कभी बर्थ नेम एंड पासपोर्ट में डिफरेंट होता है क्योंकि बीच में पोल डीड के थ्रू आप अपना नाम चेंज करवा देते हैं, लेकिन फिर पासपोर्ट एंड BRP मैंडेटरी है कि एक नाम हो बच्चे का। मैंने ऐसे मैंडेटरी भलाई के लिए आपके लिए कह रहा हूँ, बिकॉज बच्चे ने आगे जाके इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में काफ़ी कुछ और काम करना है, बहुत कन्फ्यूजन होगी फ्यूचर में उसको जाके ये नामों की, तो प्लीज़ एक नाम करवा लें। तो जिस प्रोसेस को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है इसको फॉलो करें और इसके थ्रू आप करेक्ट करें इन सारी बातों को। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी खान साहब, मैं पूछना सीगा भी मेरा ना इटली से आया ना, यूरोप का, मेरे पास पासपोर्ट है जी। मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर ब्रिटिश पासपोर्ट के, पहले मेरी ब्रिटिश सिस्टर के पास ब्रिटिश पास, उसने 2 बार मेरे पेरेंट्स को बुलाया यहाँ पर, है ना, हॉलीडे मेकर वीजे पे। और अभी मैं जो परमानेंट अप्लाई करूँ तो उसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले उसने इतना फाइनेंस दिखाया कि इतना पैसा कमाया, ये है उनके पास जाने के लिए सब कुछ है, पीछे घर, गाड़ी है, सारा कुछ जी। तो अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि परमानेंट के लिए? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें परमानेंट तो नहीं होता, जब पेरेंट्स के लिए आप अप्लाई करते हैं बीइंग ए EU नेशनल, तो उनके लिए आप जो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है कि दे मस्ट बी योर डिपेंडेंट। अब जो अपेंडिक्स EU है जो आया है उसमें उन्होंने बोला है कि हम अज्यूम करेंगे कि आपकी डिपेंडेंसी है, तो कभी कभी डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, लेकिन 10 में से 3 से 4 ऐसे केसेस हैं, लोगों को पता होगा, उनके रिफ्यूज़ल भी आए होंगे इस बेसिस पे, वो कहते हैं नहीं जी हमें पूरा ब्रेक डाउन दें कि आपके पेरेंट्स की एसेंशियल लिविंग नीड्स क्या हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ भी वो रहते हैं, और आप किस तरह उसको मीट कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल नेगेटिव या एडवर्स आप पे जाएगी कि अगर उन्होंने रिसेंटली कोई विज़िट वीज़ा अप्लाई किया जिसमें उन्होंने शो किया कि जी हम बहुत फाइनेंशियली एबल हैं, तो येस दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज होम ऑफिस कह सकता है कि जी 2 महीने पहले आपने अप्लाई किया था तो उसमें आपने बोला था कि ये इतने फाइनेंशियली एबल हैं। हाँ, अगर उन 2 महीनों के अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी है कि उनके वो सारे रिसोर्स ख़त्म हो गए हैं एंड नाउ दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन यू, देन ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ सिनेरियो कि जी एप्लीकेशन के वक्त आर दे योर डिपेंडेंट और नॉट, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। तो अगर एज लॉन्ग एज, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिपेंडेंसी उनकी है एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन,
तो आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स में द डिपेंडेंसी शुड नॉट बी कि जी बहुत पीछे तक जानी है, जो कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के अंदर, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो डिपेंडेंसी क्रिएट होनी चाहिए बिफोर यू केम टू द यूके। डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स के लिए ऐसी चीज़ नहीं है। सो कहने का मतलब है कि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग केस, लेकिन वो फैक्ट्स के ऊपर है, तो इसको आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके बात करनी चाहिए। बट डेफिनेटली आप कर सकते हैं अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे वो आपकी डिपेंडेंट है, बट एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारिक साहब बोल अस्सलाम। रही? जी मैं बिल्कुल तारिक बोल रहा हूँ। मुझे कान में बोला गया तारिक भाई आप सवाल सुन लें, लेकिन जवाब ब्रेक के बाद आपने देना है। तो भाई आप अपना सवाल पूछने पे ब्रेक के बाद मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है। मैंने FLRFP अप्लाई किया हुआ है अक्टूबर में, 9 अक्टूबर में किया था, तो अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। जो मेरे बायोमेट्रिक हुए थे वो 6 नवंबर को हुए थे जी। तो एक ये है पूछना कितना टाइम लगेगा, और दूसरा मैंने जब फर्स्ट अप्लाई किया था उस टाइम एज अ ब्रिटिश चाइल्ड पे किया था, लेकिन उन्होंने मुझे पार्टनर पे दिया था, 2.5 साल का वीज़ा दिया था, 2.5 ईयर का। और उसके बाद अभी जो मैंने अप्लाई किया है वो फिर पार्टनर पे ही किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको ब्रेक पे वापस आके मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे हमारे चैनल को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। शो को देते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उससे बहुत हौसला अफजाई होती है। तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे वापस आके पहले मैं इनका जवाब दूंगा, देन आई विल टेक सम मोर कॉल्स फ्रॉम यू। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले मुझसे 2 सवाल पूछे गए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, आई टेल यू व्हाई इन अ सेकंड। उन्होंने कहा कि जी मैंने एप्लीकेशन डाली है, नवंबर में मैंने बायोमेट्रिक दिए, कितना टाइम लगेगा। जब मैं सीरियस होता हूँ तो मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सब्र से काम लें, बिकॉज़ होम ऑफिस बड़ा ही बिजी डिपार्टमेंट है इस वक्त, तो कोविड की वजह से हर जगह मुश्किलें आई हुई हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लें। कुछ की एप्लीकेशंस जल्दी हो जाती हैं, कुछ की एप्लीकेशंस को टाइम लगता है। देयर इज़ नो टाइम फ्रेम एट द मोमेंट। अगर आप MP के थ्रू पुश भी करते हैं, पहले ज़माने में थोड़ा होम ऑफिस जल्दी करता था, अब तो MP को भी ख़त लिख देता है कि जी कोविड की वजह से या केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट कह देते हैं जी इसमें और फैक्टर्स हैं, हमें टाइम लग रहा है, तो दैट इज़ द। और जब मैं जोकिंग मूड में हूँ तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जी मुझसे 6 नंबर लॉटरी के मांग लें, वो शायद निकल आए आपकी वीक के अंदर। ये ना पूछा करें कि होम ऑफिस कितना टाइम लेगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि डिपेंड करता है मेरा मूड क्या है उस वक्त। लेकिन सर रिलैक्स करें, यू विल बी फाइन। टाइम लग रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कभी कभी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन पेशेंस के अलावा कोई और आपके पास हल है भी नहीं। जहाँ तक बात आती है कि आपने पेरेंट रूट पे अप्लाई किया, उन्होंने पार्टनर रूट पे आपको वीज़ा दे दिया, तो होम ऑफिस की अपनी पॉलिसी है कि ऑल्दो आप अप्लाई करते हैं पेरेंट रूट पे, लेकिन हम आपको पार्टनर रूट पे भी असेस करेंगे। और अगर आप पार्टनर रूट पे क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन पहले आती है पेरेंट की निस्बत, तो हम आपको पार्टनर रूट पे वीज़ा दे देंगे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे को कंसिडर नहीं किया, बिकॉज पार्टनर रूट के अंदर भी जो एक्सेप्शन है वो यही है कि जी अगर आपका बच्चा है, तो उस वजह से कभी कभी क्योंकि आप पार्टनर रूट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको उधर वीज़ा दे देते हैं। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। जब आप एक्सटेंशन करते हैं आप बेशक पार्टनर रूट पे कर लें, वापस पेरेंट पे कर लें, वो फिर वही असेसमेंट करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने पार्टनर रूट पर दोबारा अप्लाई किया, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह ताला सब्र से काम लें, आ जाएगा जवाब आन करीब। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई मैं ये तो नहीं आपको कहूँगा कि मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे आपका एक्सपीरियंस चाहिए जी। एक टेक्निकल सवाल है जी जी। मेरी एप्लीकेशन आ रही है सिटीजनशिप के लिए जून में। जून में, ठीक है।
जी, ILR है मेरे पास ऑलरेडी, तो तकरीबन 10 महीने हो गए, 2 महीने बाद। ठीक है। अब मेरे पास जो यहाँ पे वाइफ थी, वो 5 साल से मैं सेपरेट था और डिवोर्स चल रही थी, वो डिवोर्स रजिस्टर्ड हो चुकी। ठीक है। तो इस वक्त मैं यूके के लॉ के हिसाब से डिवोर्स में हूँ। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने शादी की थी ओवर द टेलीफोन, वीडियो कॉल, जी। बिकॉज उधर जाना नहीं हो सका। तो अब उस शादी को ये मानते नहीं है जी। तो अब मैं जब एप्लीकेशन करूंगा तो उसमें मैं खाने में क्या लिखूं कि भाई मैं मैरिड हूँ या मैं डिवोर्स हूँ? क्योंकि अगर मैं डिवोर्स लिखता हूँ और वो मैरिज सर्टिफिकेट क्योंकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुका और उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, तो वो फ्यूचर में अगर मैं यहाँ वो करूँगा तो उसके ऊपर डेट जो है वो पहले क्या आई होगी, एप्लीकेशन से पहले मैरिड है और मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिवोर्स है, तो वो बोलेंगे कि आपने उसमें झूठ बोला था। जी। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या इसमें लिखना चाहिए मुझे या उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहली बात है तभी एडिशनल नोट होता है या कवरिंग लेटर होता है जिसमें आप ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज़ इस मुल्क का कानून ये है कि जी अगर आपकी अभी डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुई और उससे पहले आपने शादी कर ली है तो ज़ाहिरी बात है कि वो लोग फिर कहते हैं कि जी वो पोलीगोमस मैरिज और हम उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते। तो अगर आपकी उस कैटेगरी में मैरिज आती है कि जी आपने डिवोर्स कर ली लेकिन उस मैरिज को ये लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते, तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ डिवोर्स लिखेंगे और कवरिंग नोट में मेंशन करेंगे कि जी मेरी पोलीगोमस मैरिज भी है, तो आप विल हैव टू टेल द ट्रूथ। लेकिन अगर आपकी डिवोर्स्ड है और आपने वो वाली शादी की है जिसको ये रिकग्नाइज़ नहीं करते, तो आप डिवोर्स्ड ही लिखेंगे और कवरिंग नोट पे लिखेंगे कि जी मैंने प्रॉक्सी मैरिज की है जो फ़िलहाल आप लोग रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे, अनलेस लॉ के अंदर, क्योंकि एक प्रोविज़न है होम ऑफिस के भी लॉ में कि प्रॉक्सी मैरिजेस किस तरीके से वो रिकग्नाइज़ करते हैं, मतलब नॉट प्रॉक्सी बट टेलीफोन मैरिजेस। तो अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप फिर मैरिड लिखेंगे, लेकिन अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो आप बस सिर्फ डिवोर्स लिखेंगे, लेकिन एडिशनल नोट्स में लिखेंगे कि जी मेरी टेलीफोन के ऊपर शादी हुई है लेकिन वो क्योंकि अभी आपके सिस्टम में रिकग्नाइज नहीं है तो मैंने अपने आप को मैरिड नहीं लिखा हुआ, बट मेरी इस डेट को ये शादी हुई थी। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, और अपने पार्टनर की डिटेल्स भी उनको दे दें ताकि आप कोई भी ऐसी चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं कर रहे जिससे ये लगे कि आप कोई इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड कर रहे हैं होम ऑफिस से। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी सर। हाँ जी सर जी। जी अपना सवाल पूछें। सर जी मेरा सवाल ये है जी, मेरा तो मैंने उसके साथ इधर आके शादी बना ली तो उसको 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया, तो अभी मैंने इंडेफिनिट अप्लाई करना है कि एक्सटेंशन करनी है अप्लाई? देखें, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जहाँ तक बात होती है एक्सटेंशन या इंडेफिनिट की, तब आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं तो सेटलमेंट सर्टन कवानीन के थ्रू अप्लाई होती है, जिसमें सबसे कॉमन होता है, अगर आप देखें तो 5 ईयर रूट या 10 ईयर रूट के जी, या तो आप स्पाउस वीज़े पे 5 साल से आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं, या आप लीगली इस मुल्क में 10 ईयर्स से हैं तो आप लॉन्ग रेजिडेंस अप्लाई करते हैं। तो जब तक ये नहीं पता होगा कि आप यहाँ लीगली 10 ईयर्स पूरे हुए हैं यानी या आपको लीगली 5 साल स्पाउस वीज़े पे हुए हैं जो 5 ईयर रूट वाला होता है, बिकॉज एक स्पाउस रूट 10 ईयर रूट वाला भी होता है। तो जब तक ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, नोबडी कुड टेल यू कि क्या अगली एक्सटेंशन पे आपको इंडेफिनिट डालना है या एक्सटेंशन डालनी है। बिकॉज कभी कभी लोग होते हैं, लोग यहाँ 10 साल से रह रहे होते हैं लेकिन उसमें से पहले 7 साल या 6 साल इलीगल होते हैं, बाद में उनको वीज़े मिले होते हैं बच्चे की बेस पे, वाइफ की बेस पे, और वो 10 ईयर रूट पे आए होते हैं। तो ऑल्दो उनको 10 ईयर्स तो पूरे हो चुके होते हैं तीसरी एक्सटेंशन पे, लेकिन वो लीगली पूरे नहीं होते, तो वो फिर सेटलमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, उनको एक और एक्सटेंशन लेनी पड़ती है जब तक लीगली उनके इस मुल्क में 10 साल पूरे ना हो जाएं, या लीगली इस मुल्क में उनके 5 साल पूरे ना हो जाएं अगर वो 5 ईयर रूट के ऊपर हैं। तो आई थिंक आपको ये चाहिए किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपना केस डिस्कस करें, तो वो आपकी प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री पूछ के आपको बता देंगे कि जो आपके ये 10 ईयर्स पूरे हुए हैं इनके बाद आप लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं या आप एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरा सवाल ये है कि 5 ईयर स्पाउस वीज़ा के बाद ILR की एप्लीकेशन में
अगर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं पर लाइफ इन द यूके टेस्ट बार बार फेल हो रहा है तो फिर उस सूरत में क्या किया जा सकता है? Thank you for your call, ma'am. As you know कि जो life in the UK test है, it's one of the mandatory requirements. लेकिन होम ऑफिस ने एक डिस्क्रेशन की हुई है कि आप इसमें एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जेम्पशन आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने एक एग्जेम्पशन परफॉर्मा फॉर्म दिया है जो आपने अपने जीपी को देना है और फिर जीपी अपनी मेडिकल ओपिनियन लिख के देगा कि आया उस मेडिकल ओपिनियन की बेसिस पे आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं या नहीं। अब फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो जो उन्होंने पैरामीटर्स दिए अपने मेडिकल ओपिनियन के, जो जीपी ने लिख के दिया है, वो उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर होम ऑफिस जीपी के ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑफ कोर्स यू हैव अ रेमेडी कि आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई जब आपने खुद बोला कि ये फॉर्म के अंदर रीज़न दो और मेरे जीपी ने पैरामीटर्स के अंदर स्कोप के अंदर रीज़न दिया है तो आप क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आप उसको बिल्कुल एक वैलिड चैलेंज रेस कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। बट सारी बात ये आती है कि वो जो एग्जेम्पशन फॉर्म है जो आपने जीपी से भरवाना है वो प्रॉपर तरीके से जीपी से भरवाएं। उसमें 5-6 सवाल लिखे हुए हैं, जीपी को पूरा फॉर्म दिखाएं, उनको समझाएं कि इसको प्रॉपर तरीके से भरें। देन यू हैव अ स्कोप कि आप उनको चैलेंज कर सकते हैं अगर वो उस एग्जेम्पशन फॉर्म को एक्सेप्ट ना करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी पेंशनर हूँ यहाँ पर जी, ठीक है, तो मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या तरीका कार है ब्रदर? थैंक यू सो मच। देखें मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी पेंशनर हूँ यहाँ पर मैं। देखें जो शो है ये इमिग्रेशन के ऊपर होता है तो ये एक अलग मैटर है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि आप पोल डीड अपना करवाते हैं और जब पोल डीड आपका रजिस्टर हो जाता है, मीनिंग साइन अप हो जाता है, आप किसी भी लॉ फर्म में जाते हैं, वो बना के आपको दे देते हैं, तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट चेंज करवाते हैं और उसके बाद फिर बैंक्स और बाकी जगहों पे जाके उनको बताते हैं कि जी मेरा नाम अब चेंज हो गया। क्योंकि ज़ाहिर बात है बर्थ सर्टिफिकेट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ योर बर्थ नेम जो हमेशा वही रहेगा, लेकिन पोल डीड के बाद जब आप अपनी आईडी नहीं बनवाएंगे तो वो पोल डीड वाली डेट से आपका नाम टेक्निकली चेंज हो जाता है और फिर आपकी जब आईडी पे वो नाम मैच हो जाएगा फिर आप अपने बाकी जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, बैंक, DVLA वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर फिर आप ये सारी चेंजेस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब मुझे 2-3 बातें पूछनी थी आपसे, इसलिए फ़ोन किया। जी जी पूछें। सर आप अभी जिक्र कर रहे थे कि इंग्लिश का जो है लोग जो जंप कर सकते हैं उसके लिए 10 ईयर के रूट पे हैं जो लोग, वो 5 ईयर रूट पे जाने के लिए उनको कौन सी इंग्लिश चाहिए होती है, लेवल 2, लेवल 1 या आइल्स, ये बताइएगा। और दूसरा, जब ये लेवल 1, लेवल 2 कर लेते हैं हम, तो जब इंडेफिनिट होता है लाइफ इन यूके करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। थर्डली ये बताइएगा जो बच्चे, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी क्योंकि 10 ईयर के रूट के ऊपर हम लोग जब जाते हैं, एक तो बच्चे को 7 ईयर्स इधर हो जाते हैं तो हम लोग 10 साल का वीज़ा लेते हैं जो ह्यूमन राइट्स पे दे देती है ऑफिस। तो जो बच्चा इधर बोर्न हो जाता है वो बच्चा कितने साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है, या दूसरा बच्चा जो बड़ा वाला है वो 10 साल की रेजिडेंस के ऊपर पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है? एक बच्चा हमारा इधर बोर्न हुआ है जो 5 साल का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, और दूसरा बच्चे को 10 साल इस कंट्री में हो जाएंगे, वो बोर्न इधर नहीं। जी मैं अर्ज कर प्लीज ये बता दें। ओके, थैंक यू सो मच। देखें जी, जहाँ तक टेस्ट की बात है वो उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, पेयरसन है, ट्रिनिटी है, आइल्स है। उस पर जाके जब आप बोलते हैं कि मुझे वीज़ा पर्पस के लिए टेस्ट चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली प्री सेट करके आपको करेक्ट टेस्ट दे देता है। मुझे टॉप ऑफ द हेड याद नहीं है कि वो A1 है या A2 है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली प्री सेट हो जाता है, आपको कोई घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात आती है सेटलमेंट की, तो सवाए रेफ्यूजी स्टेटस या यूरोपियन नेशनल के थ्रू आप जब भी सेटलमेंट अप्लाई करते हैं, लाइफ इन द यूके इंग्लिश टेस्ट आपके लिए मैंडेटरी है और आपको वो पास करना होता है एट द पॉइंट ऑफ सेटलमेंट। जो लाइफ इन द यूके उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन ये जो इंग्लिश टेस्ट है इनकी वैलिडिटी सिर्फ 2 साल की होती है। तो अगर उसके बाद वो एक्सपायर हो जाए, ज़्यादातर जो स्पाउस वीज़े पे आते हैं इनका वीज़ा 30 मंथ्स का होता है, फिर इनको दोबारा इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है। इस तरह अगर आपने कोई टेस्ट पास इंग्लिश का किया भी है और बाद में आप
सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं और वो टेस्ट 2 साल से पुराना हो गया तो फिर आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता होम ऑफिस ने ये ज़रूर बोला हुआ है कि जब आप सेटलमेंट से नेचुरलाइजेशन के एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो सर्टन टेस्ट बेशक एक्सपायर हो चुके हों, क्योंकि ज़्यादातर इनकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, लेकिन अगर वो हमारे लिस्ट में टेस्ट अभी भी है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो एक टेक्निकल बात बीच में आ जाती है। अब आ जाते हैं बच्चों के ऊपर। देखें, जो 10 ईयर का कानून है रजिस्ट्रेशन का, जो डिस्क्रेशन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो ये है कि जो बच्चे इस मुल्क में पैदा होते हैं, बिल्कुल कुछ पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी मेरा बच्चा 2 महीने का था जब इस मुल्क में आया है, तो जब वो इसके यहाँ 10 साल पूरे हो जाएंगे तो उसको नेशनैलिटी मिल सकती है? यानी द आंसर इज़ नो, बिकॉज जो आप 10 ईयर रूल के ऊपर बच्चे की एप्लीकेशन डालते हैं उसकी पहली कंडीशन ये है कि बच्चा इस मुल्क में पैदा हुआ हो। तो जो बच्चे आपके इस मुल्क में पैदा हुए हैं वो जब एज 10 पे पहुंचते हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे इस मुल्क में पैदा नहीं हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन 10 ईयर रूल पे ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। एज ब्रिटिश सिटीज़न चाइल्ड उनको आपके साथ नॉर्मल तरीके से इंडेफिनिट मिलता है और उसके बाद वो नेचुरलाइजेशन आपके थ्रू फैमिली एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी सर, बात ऐसे है कि हमने जैसे अप्लाई किया था 2012 में, अभी हमको वीजे मिल गए थे 3 साल के एक्सटेंशन के 2। जी ठीक है जी। तो अभी हमको इंडेफिनिट मिल गया है जी 2019 में जी, सॉरी 18 में। सो अभी हमको ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए किसी ने बोला है कि 10 ईयर वेट करना पड़ता है। जब हमने अप्लाई किया, जब हमको पहली वीजा मिला तब से जी। लेकिन हमने जब 2018 में किया ना अपना इंडेफिनिट के लिए, तो हमने वो किया था लाइफ इन यूके का टेस्ट। तो जो 22 में हमारे 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो क्या हमको लाइफ इन यूके दोबारा करना पड़ेगा या वो लाइफ इन यूके वही चल जाएगा जो हमने 2018 में किया है? और यही बात मेक श्योर करनी है, क्योंकि 10 साल तो हमको शायद किसी ने बताया था कि वेट करना ही पड़ेगा पहले वीजे से, जैसे हमको पहला वीजा 2012 में मिला था। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। वो आपने बिल्कुल सही समझा, बिकॉज जब आप नेशनैलिटी की एप्लीकेशन करते हैं वो 10 साल पीछे जाते हैं और अगर उसमें आपको ओवरस्टे पीरियड है तो दे डू एडवर्सली इफेक्ट योर एप्लीकेशन। और नॉर्मल फॉर्मूला ये है कि अगर आपको डिस्क्रेशनरी लीव मिली थी 3 साल वाली, तो जो पहली मिली थी स्टैम्प, उधर से 10 साल काउंट करें और आप अपनी एप्लीकेशन डाल दें। आपकी कॉल से पहले जिनको मैं जवाब दे रहा था उनको यही मैंने अर्ज़ किया था कि जो लाइफ इन द यूके टेस्ट होता है, 1 टाइम टेस्ट होता है, उसकी अभी तक कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो जो आपने लाइफ इन द यूके सेटलमेंट के वक्त यूज़ किया था आप दोबारा बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता जो इंग्लिश टेस्ट है वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, आपको दोबारा देना पड़ेगा, अनलेस वो जो आपने सेटलमेंट के बाद टेस्ट दिया था वो ऑलरेडी लिस्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आपको डिस्क्रेशनरी लीव के बाद सेटलमेंट मिली है तो आपको दोनों टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी सेटलमेंट के वक्त, बिकॉज डिस्क्रेशनरी लीव वाले लोगों को इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे बताया जा रहा है कि हमारा शो ख़त्म होने को आया है। अपना ख्याल रखें। सारों को अगेन मैं बोलता हूँ रमज़ान मुबारक। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।